नमस्कार। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है उसके इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास जुलाई से सितंबर 2025 तक के कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं जो हाल की कुछ अहम घटनाओं और खोजों पर रोशनी डालते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों की थोड़ी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इनमें सबसे जरूरी, सबसे रोचक बातें क्या है। देखिए, पर्यावरण की कहानी ना कई स्तरों पर चल रही है। कहीं नई प्रजातियां मिल रही हैं, तो कहीं सदियों पुरानी परंपराएं हमें सिखा रही हैं, और कहीं देश बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि इथियोपिया के पहाड़ों से लेकर भारत के सुंदरबन तक, मेघालय के जीवित पुलों से लेकर वैश्विक समझौतों तक, और भारत की सौर ऊर्जा की उड़ान से लेकर पहली शून्य कचरा तीर्थयात्रा तक, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग घटनाएं, मतलब चाहे वो किसी छोटे से जीव की खोज हो या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे पर्यावरण के भविष्य के लिए इनके क्या मायने हैं। सिर्फ ये जानना ही काफी नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि इसका महत्व क्या है ना? सही कहा। तो चलिए इसी खोज की भावना के साथ शुरू करते हैं। पहली खबर इथियोपिया के बेल माउंटेन नेशनल पार्क से। वहां हाल ही में कई नई प्रजातियों की खोज हुई है। अच्छा। हाँ, सोचिए, ऊंचे पहाड़ों में छिपे हुए जीवन के नए रूप सामने आ रहे हैं। इनमें एक नई छिपकली प्रजाति है जिसे स्रोतों में इलोंगेटेड लाइकन स्किंक कहा गया है। वैज्ञानिक नाम है प्लैटोप्लासिस इथियोपेंसिस। फिर एक मेंढक की नई प्रजाति इलोंगेटेड फ्रॉगमाउथ फ्रॉग, मतलब ग्लिफोनिक्टरीज इथियोपियंसिस। पर यहाँ एक थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। स्रोत में इसके मिलने की जगह पश्चिमी घाट में 53 मीटर की ऊंचाई बताई गई है। पश्चिमी घाट इथियोपिया में? ये कैसे? हाँ, वही तो। ये इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ों के संदर्भ से बिल्कुल अलग लगता है। शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शुरुआती रिपोर्टिंग में कभी-कभी ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। खैर, इसके अलावा एक नई क्रिकेट, मतलब झींगुर जैसी प्रजाति भी मिली है। इसका वैज्ञानिक नाम लिसोट्रिटॉन इथियोपियंसिस बताया गया है। लिसोट्रिटॉन, ये तो आमतौर पर न्यूट के लिए होता है ना? हाँ, ये भी थोड़ा अजीब है। खैर, ये क्रिकेट अफ्रीका जायंट हेदर नाम की खास वनस्पति के पास पाया गया है। और हाँ, एक नई ऑर्किड प्रजाति भी है, प्लैटेंथेरा इथियोपियंसिस। ये बेल की तरह बढ़ती है, हरे फूल देती है और इसे काफी दुर्लभ माना जा रहा है। ये सारी खोजें इथियोपिया के बेल माउंटेन जैसे ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र की अहमियत बताती हैं। ये जगहें मतलब बायोडायवर्सिटी के खजाने हैं। हर नई प्रजाति उस जटिल पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ने जैसा है। और जहां तक नामों या जगहों की गड़बड़ी की बात है, हाँ, वो अक्सर बाद के शोध में ठीक हो जाती है। पर ये याद दिलाता है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण कितना बारीकी का काम है। बिल्कुल सही। विज्ञान भी तो एक खोज की यात्रा ही है। हाँ। अच्छा, अब अपने देश भारत की ओर आते हैं। यहाँ भी कुछ बहुत ही रोमांचक खोजें हुई हैं। अच्छा, भारत में क्या नया है? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में वहां भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के शोधकर्ताओं ने सागर द्वीप पर एक नई समुद्री स्लग प्रजाति खोजी है। सुंदरबन में? वाह। हाँ, और इसका नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। मेलानोक्लामिस द्रौपदी। और खास बात यह है कि इसका नाम भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया। ओह, ये तो बहुत सम्मान की बात है ना? ये एक छोटा सा जीव है, सिर्फ 8-10 मिलीमीटर लंबा। हेड शील्ड समुद्री स्लग है। ये रेत में रहता है और दिलचस्प बात, इसका खून हल्का मलाईदार सफेद होता है। राष्ट्रपति जी के नाम पर नाम रखना, यह सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि ये उस प्रजाति और उसके घर सुंदरबन जैसे नाजुक मैंग्रोव इकोसिस्टम के महत्व को भी रेखांकित करता है। ये ध्यान खींचता है उस तरफ। ये छोटे जीव भले ही अनजान लगे, पर समुद्री खाद्य जाल का अहम हिस्सा होते हैं। हाँ, एक तरह से ये संरक्षण की अपील भी है। बिल्कुल, कि इस अनमोल धरोहर को सहेजने की जरूरत है। सही कहा। और खोजों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। पूर्वोत्तर भारत, जो अपनी गजब की जैव विविधता के लिए जाना जाता है, वहां से भी खबरें हैं। पूर्वोत्तर में तो हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। हाँ, मिजोरम में 2 दिलचस्प खोजें हुई हैं। पहली, कोलासिब जिले के पास तुयारयाल नदी में मीठे पानी की सीप मिली है। नई प्रजाति है। मीठे पानी की सीप? हाँ, फ्रेश वाटर मसल। इसे नाम दिया गया है स्ट्रोफिटस मिजोरमेंसिस। स्ट्रोफिटस मिजोरमेंसिस? हाँ, स्रोत में इसे गलती से घोंगा यानी स्नेल कहा गया है, पर वैज्ञानिक नाम सीप का ही है।
ये नदी की तलहटी में रहती है और शैवाल खाती है। और इसका मिलना पानी की गुणवत्ता का भी सूचक हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी खोज भी मिजोरम की ही है। साइपुई चोटी के पास करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक बहुत ही दुर्लभ ऑर्किड मिला है। ऑर्किड? हाँ, पर यहाँ नामकरण में फिर थोड़ी गड़बड़ी लगती है। स्रोत में चमालियो इथियोपेंसिस जैसा कुछ नाम दिया है। चमालियो? वो तो गिरगिट होता है। और फिर इथियोपिया। हाँ, पता नहीं ये क्या कन्फ्यूजन है। खैर, नाम पर शायद बाद में स्पष्टता आएगी। पर इस ऑर्किड की खासियत यह है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। बिना क्लोरोफिल वाला ऑर्किड? हाँ, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। ये पोषण के लिए पूरी तरह से परजीवी कवक मतलब फंगस पर निर्भर रहता है। माइकोहेट्रोट्रोफिक कहते हैं इसे। अरे वाह, ये तो प्रकृति के अनुकूलन का असाधारण उदाहरण है। मतलब जीवन कितने अलग अलग तरीकों से पनप सकता है। ये दोनों खोजें मिजोरम वाली शानदार हैं। और स्रोत में अगर सीप के आवाज को बचाने की जरूरत का जिक्र है तो ये दिखाता है कि खोज के साथ ही संरक्षण की चिंता भी जुड़ी है। हाँ, ये जरूरी है। ये सारी खोजें भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होने की पुष्टि करती हैं और ये भी बताती हैं कि हमें इन खजानों को खोजने और बचाने के लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। बिल्कुल। तो खोजों से अब संरक्षण की ओर बढ़ते हैं। मेघालय के जीवित जड़ सेतु। हाँ, जिंगकियांग जरी। हाँ, खासी और जैंतिया समुदाय बनाते हैं इन्हें। ये तो जैसे किसी जादुई कहानी से निकले लगते हैं। सही बात है। ये पुल सीमेंट लोहे से नहीं बल्कि फिकस इलास्टिका यानी रबर ट्री की जीवित जड़ों को धीरे धीरे बुनकर बनाए जाते हैं। हाँ, उन्हें दिशा देकर। और कमाल की बात यह है कि ये समय के साथ कमजोर नहीं पड़ते बल्कि और मजबूत होते जाते हैं। यही तो इनकी खासियत है। ये सिर्फ नदी पार करने का साधन नहीं है, ये प्रकृति और इंसान के बीच सदियों पुराने तालमेल, पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। और अच्छी खबर यह है कि इनके संरक्षण के लिए अब एशियाई विकास बैंक यानी ADB, जर्मनी का विकास बैंक KfW और भारत सरकार सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक संरक्षण के संगम का बेहतरीन मॉडल है। सोचिए, बिना कंक्रीट, बिना स्टील के, सिर्फ प्रकृति के साथ मिलकर ऐसे पुल बनाना जो पीढ़ियों तक चलें और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाएं। हाँ, ये पुल हमें सिखाते हैं कि विकास का मतलब हमेशा प्रकृति से दूरी बनाना नहीं होता, उसके साथ मिलकर भी रहा जा सकता है। इनका संरक्षण सिर्फ एक सांस्कृतिक विरासत को बचाना नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें टिकाऊ समाधानों की प्रेरणा भी देते हैं। सही कहा। अच्छा, मेघालय के ये पुल तो स्थानीय संतुलन का उदाहरण है, लेकिन यही संतुलन बड़े पैमाने पर जैसे हमारी दुनिया भर की आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स के लिए कितना जरूरी है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाल ही में जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में हुई एक बड़ी बैठक में साफ दिखा। जुलाई 2025 में वहां आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक हुई, COP15। रामसर COP15। हाँ, और इसका विषय था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। इसमें 172 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। चिंता की बात यह है कि 1970 के दशक से अब तक दुनिया की करीब 35% आर्द्र भूमियां खत्म हो चुकी हैं। 35%? ये बहुत ज्यादा है। हाँ, पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर वहां चर्चा हुई। और इस बैठक से कुछ ठोस नतीजे भी निकले हैं। जैसे विक्टोरिया फॉल्स घोषणा अपनाई गई और 2025 से 2034 तक के लिए एक नई रणनीति की योजना भी बनी है। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो वैश्विक आर्द्र भूमि आउटलुक रिपोर्ट 2025 की चेतावनी थी। क्या चेतावनी थी? रिपोर्ट कहती है कि अगर आर्द्र भूमियों का विनाश ऐसे ही चलता रहा तो हमें सालाना $39 ट्रिलियन तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। $39 ट्रिलियन? हाँ, ये उन सेवाओं का नुकसान है जो ये वेटलैंड्स हमें मुफ्त में देती हैं, जैसे साफ पानी, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन सोखना वगैरह। सोचिए, ये दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सालाना GDP से भी ज्यादा है। बाप रे, ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। बिल्कुल, ये हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है कि पानी की सुरक्षा और जलवायु स्थिरता के लिए ये आर्द्र भूमियां कितनी ज्यादा कीमती हैं। और भारत भी इस दिशा में कदम उठा रहा है, खासकर अपने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी मैंग्रोव वनों के संरक्षण पर।
हाँ, मैंग्रोव बहुत जरूरी है। स्रोत में वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2030 के आंकड़ों का जिक्र है। ये शायद 2021 के आंकड़े होंगे जो 2023 में जारी हुए। इनके मुताबिक भारत का कुल मैंग्रोव कवर करीब 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर। हाँ, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। अच्छी बात यह है कि पिछले आकलन के मुकाबले इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, करीब 16.68 वर्ग किलोमीटर की। चलो, ये अच्छी खबर है कि बढ़ रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में है, करीब 2119 वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर गुजरात है, लगभग 1166 वर्ग किलोमीटर। स्रोत में आंध्र प्रदेश और गोवा में भी अच्छी वृद्धि बताई गई है। और इस दिशा में एक बड़ी सरकारी पहल भी है, मिष्टी। हाँ, MISTI योजना। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये योजना 5 जून 2023 को शुरू की गई। इसका मकसद है समुद्र तटों और नमक बनाने वाली जमीनों पर मैंग्रोव लगाना। इसके लिए कैंपा फंड और मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। मैंग्रोव हमारे तटों के लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। समुद्री कटाव रोकते हैं, चक्रवात सुनामी की मार कम करते हैं। हाँ, और अनगिनत मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हैं, मतलब उनके बच्चों को पलने बढ़ने की सुरक्षित जगह। मिष्टी जैसी योजनाएं सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बचाती, बल्कि ये तटीय समुदायों के लिए कमाई के नए रास्ते भी खोल सकती हैं। जैसे मैंग्रोव से जुड़ा इको टूरिज्म या दूसरे टिकाऊ व्यवसाय। तो ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ साधने की कोशिश है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं स्थिरता की दिशा में भारत के कुछ बड़े मील के पत्थरों की। पहला, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। हाँ, सोलर एनर्जी। भारत ने 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टेक यानी PV मॉड्यूल बनाने की घरेलू क्षमता हासिल कर ली है। 100 गीगावाट? ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? सरकार का लक्ष्य तो और भी बड़ा है, 2030 तक 500 गीगावाट बिजली गैर जीवाश्मी ईंधन से पैदा करना। 500 गीगावाट? और इसमें देश में ही उपकरण बनाने पर, मतलब घरेलू विनिर्माण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हाँ, ये 100 गीगावाट की घरेलू विनिर्माण क्षमता हासिल करना न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सीधा बल देता है। सही बात है। अब हम सौर ऊर्जा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर होंगे, और साथ ही ये भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पाने में, यानी कार्बन उत्सर्जन कम करने में बहुत तेजी से आगे ले जाएगा। ये हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और स्थिरता की राह पर एक और बड़ी कामयाबी मिली है इथेनॉल सम्मिश्रण के मोर्चे पर। हाँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य यानी E20 2025 तक ही हासिल कर लिया है। 2025 तक? जबकि लक्ष्य तो 2030 का था। हाँ, पूरे 5 साल पहले। कमाल की बात है कि 2014 में ये मिलावट सिर्फ 150% थी और अब हम 20% पर पहुंच गए हैं। वाह, ये तो जबरदस्त प्रगति है ना? लेकिन क्या हम वाकई इतना एथेनॉल टिकाऊ तरीके से बना सकते हैं? मतलब बिना दूसरी जरूरी चीजों जैसे खाद्य सुरक्षा पर असर डाले? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लक्ष्य हासिल करना निसंदेह बड़ी उपलब्धि है। इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, प्रदूषण घटेगा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इससे करीब 6.98 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। बिल्कुल। और ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इथेनॉल गन्ने, मक्का, चावल जैसे कृषि उत्पादों या उनके अवशेषों से बनता है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ती है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। हमें ये पक्का करना होगा कि इथेनॉल का उत्पादन जमीन और पानी जैसे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न डाले और हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित न हो। इसके लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल जो कृषि कचरे से बनता है, उस पर जोर देना और एक संतुलित नीति बनाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, संतुलन साधना जरूरी है। अब एक ऐसी पहल की बात करते हैं जो बहुत प्रेरणादायक है। ये दिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ मुमकिन है। अच्छा, कौन सी पहल? अमरनाथ यात्रा 2025। इसे भारत की पहली शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट तीर्थ यात्रा घोषित किया गया। अमरनाथ यात्रा जीरो वेस्ट? वाह। हाँ, ये जम्मू कश्मीर ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का एक जबरदस्त साझा प्रयास था। सोचिए, 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। 4 लाख? और इस दौरान पैदा हुआ लगभग 11.67 मीट्रिक टन कचरा।
जिसमें 1 टन से ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें, 65 टन गत्ता और करीब 1300 किलो मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक। बाप रे, इतना कचरा! हाँ, उसे ना सिर्फ इकट्ठा किया गया बल्कि सफलतापूर्वक मैनेज और रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया। ये तो कमाल कर दिया। इसके पीछे एक बड़ी योजना थी। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन था। प्लास्टिक लाओ थैला ले जाओ जैसी स्कीम चली। कचरा ढोने वाली गाड़ियों पर RFID टैग लगाकर उनकी निगरानी हुई। अच्छा, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और सबसे बढ़कर 70,000 स्वयंसेवकों ने ग्रीन यात्रा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया और सफाई में हाथ बटाया। 70,000 स्वयंसेवक, ये सचमुच एक मिसाल है। ये दिखाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 जमीनी स्तर पर कैसे बदलाव ला रहा है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में एक धार्मिक आयोजन को शून्य अपशिष्ट बनाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया भर के ऐसे बड़े आयोजनों और तीर्थयात्राओं के लिए एक शानदार मॉडल है कि कैसे आस्था और पर्यावरण का सम्मान एक साथ किया जा सकता है। ये सामुदायिक भागीदारी, तकनीक और मजबूत प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। और अंत में एक और वैश्विक घटना का जिक्र करते चलें जो इन सब बातों को कहीं ना कहीं जोड़ती है। कौन सी? अगस्त 2025 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान यानी SIWI ने विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया। हाँ, वर्ल्ड वाटर वीक। इस साल का विषय था जल हमें जोड़ता है, जल सुरक्षित दुनिया के लिए कार्यवाही में तेजी लाना। ये विषय हमारी आज की पूरी चर्चा के साथ कितनी खूबसूरती से जुड़ता है ना? चाहे वो आर्द्र भूमि का संरक्षण हो, जिसकी बात हमने रामसर बैठक के संदर्भ में की, हाँ, या कृषि में पानी का सही इस्तेमाल जैसा इथेनॉल उत्पादन के लिए जरूरी है, या फिर अमरनाथ यात्रा जैसी जगहों पर स्वच्छता और साफ पानी सुनिश्चित करना हो। पानी हर जगह केंद्र में है। विश्व जल सप्ताह जैसे मंच इन्हीं जटिल और आपस में जुड़े मुद्दों, पानी की सुरक्षा, सफाई, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता पर दुनिया का ध्यान खींचने और मिलकर समाधान खोजने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो साफ है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मोर्चे पर दुनिया भर में और खासकर भारत में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, काफी कुछ हो रहा है। हमने नई प्रजातियों की हैरत अंगेज खोजों को देखा, मेघालय के जीवित पुलों जैसे पारंपरिक ज्ञान की ताकत को समझा, रामसर जैसे वैश्विक मंचों पर आर्द्रभूमि जाने की चिंता को जाना, मैंग्रोव संरक्षण की अहमियत पर बात की, हाँ, और भारत की सौर ऊर्जा और इथेनॉल में प्रगति से लेकर शून्य अपशिष्ट तीर्थ यात्रा जैसे प्रेरणादायक कदमों तक कई पहलुओं को छुआ। ये सब देखकर एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि कैसे स्थानीय स्तर पर पारंपरिक ज्ञान जैसे वो जीवित जड़ सेतु, हाँ, या एक खास आयोजन जैसे अमरनाथ यात्रा में टिकाऊ प्रथाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमने रामसर जैसे वैश्विक मंचों पर तय लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा या इथेनॉल जैसे बड़े लक्ष्यों की बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि इन अलग अलग पैमानों, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पर हो रही कोशिशों को और बेहतर तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये एक अच्छा सवाल है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेघालय के पुल बनाने वालों का ज्ञान जिम्बाब्वे में बैठे नीति निर्माताओं तक पहुंचे, या अमरनाथ यात्रा की सफलता से मिली सीख दुनिया के दूसरे बड़े आयोजनों के काम आ सके? मतलब इन विभिन्न स्तरों के प्रयासों में तालमेल कैसे बढ़ाया जाए ताकि उनका मिलाजुला असर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो? इस पर गौर करना शायद अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। निश्चित।